हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यूपीएससी का फॉर्म कैसे एफिशिएंटली फिलअप कर सकते हो, क्या क्या कैंडिडेट्स को दिक्कत आती है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जाना रहेगा upsconline.nic.in पे। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आपको ये जो थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी, ये खोलना रहेगा। गलती से फिफ्थ वाला मत खोल दीजिएगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, ये नहीं खोलना है। जैसे ही आप इसे खोलते हो नेक्स्ट पेज में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। इसमें आपको पहले पार्ट ए भरना रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा यूपीएससी। तो खास करके जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स है, जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, इसे देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा। और फिर आपको यहाँ पे यस पे ही क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि नो पे क्लिक करोगे तो आगे बढ़ नहीं देगा, आपको यस क्लिक ही करना पड़ता है। जो भी यूपीएससी के टर्म्स एंड कंडीशन उसको तो अपने को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम यस पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद कुछ ऐसा हमारे सामने नेक्स्ट स्क्रीन खुलता है। आपको यहाँ पे अपना नाम भरना रहेगा। ओके, वॉट एवर योर जेंडर इज, आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से फादर्स नेम, मदर्स नेम। ओके, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह पे लिखा है उसी हिसाब से लिखिए, क्योंकि कुछ जगह होता है कि कुछ लोगों का सरनेम पहले होता है और नाम बाद में होता है। उनके बोर्ड्स में खास करके महाराष्ट्र गुजरात वाले होते हैं, तो नाम वैसे ही लिखिए जो आपके कॉलेज में है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है खास करके, तो उस हिसाब से ही नाम लिखना है। फादर और मदर का भी नाम वैसे ही लिखना है। ओके, राष्ट्रीयता इंडियन, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी इंडियन, या और भी जो भी ऑप्शन है उसे आप देख सकते हो। मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट विथ 40% पीडब्ल्यूडी स्टेटस, तो ये भी आप देख लीजिए। अब हम कम्युनिटी में आते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, तो ये आप भर सकते हो। उसके बाद जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है कम्युनिटी में, तो हो गया कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। ओके, अब क्या होता है कि बहुत सारे जैन्स होते हैं, सिख होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, या क्रिश्चियन, इस्लाम। तो इसमें ज़रूरी नहीं है अगर आप मान लो मुस्लिम भी हो तो आपको यहाँ पे यस भरना ही है, आप नो भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस इसलिए है कि यूपीएससी एक डेटा कीपिंग करता है, और दूसरा अगर आप यस भरते हो तो आपको ये है कि एक स्कॉलरशिप का चांस मिलता है अगर आप अप्लाई करते हो स्कॉलरशिप के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो रहती है। बट इसमें कुछ वो भी नहीं है, अगर आप यस भर भी देते हो तो ऐसा कुछ वो नहीं है, नो भी भर देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मेरा जो केस था, मैं खुद माइनॉरिटी में आता हूँ, बट मैं हमेशा नो भरता था। तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी में हो भी और आपको सोच रहे हो कि कोई दिक्कत विक्कत आ सकती है, तो यस ना भर के नो भर सकते हो। सर्टिफिकेट वगैरह का अगर इशू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनॉरिटी में हो तो भी आप नो भर सकते हो। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है आपका, मान लीजिए बीई है जो भी, और स्ट्रीम जो भी है आपका, सो उस तरीके से आप डाल सकते हो। देन आपका एड्रेस पूछा गया है, सो ये आप ट्राई कीजिए आपका जो हाउस का एड्रेस है, जहाँ आपके लोग रहते हैं, खास करके पेरेंट्स वगैरह, वो डालिए। क्योंकि आपका जो भी यूपीएससी में लेटर वगैरह भेजेगा, चाहे आपका सिलेक्शन का हो गया या फिर जो आपका इंटरव्यू का कॉल का लेटर आता है, तो वो इसी एड्रेस पे आता है। सो ये ऐसा एड्रेस दीजिए जहाँ कोई रहता है, जहाँ आपका वो मेल वेल पिकअप हो जाए, क्योंकि यूपीएससी एक आपको चिट्ठी भी भेजता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि इस पर आपको ओटीपी आएगा। ईमेल में भी आप अपना ईमेल डालिए, इस पर आपको ओटीपी आएगा। उसके अलावा अल्टरनेटिव ईमेल में भी ट्राई कीजिए कि आपका जो सेकंड ईमेल है या कोई खास फ्रेंड का ईमेल है उसे डालिए। ठीक, तो ये करने के बाद आपको जो है कंटिन्यू करना रहेगा। ठीक, अब इसके बाद आपको क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है यूपीएससी के ब्रोशर में दिया है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए ये नो ही होता है। एज रिलैक्सेशन मोस्टली जो आर्मी में सर्व किए होते हैं या ऐसे कुछ लोग होते हैं उनको मिलती है जनरली। ठीक, फिर आप इस पर जो भी यस या नो भर के कंटिन्यू आगे बढ़े पे क्लिक करोगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ी मत करना, एकदम फूक फूक के भरना, सांस मतलब एकदम धैर्य से भरना। भाई ये बोलूंगा, यहाँ बहुत लोग गलती कर चुके हैं, मैं जिनको जानता हूँ, एंड नाउ दे आर पेइंग फॉर इट, दे आर लिटरली पेइंग फॉर इट। ओके, उनका एक अटेम्प्ट चला जाता है। सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप सेलेक्ट कर लेना, क्या भरते हो आप। ठीक है, इन माई केस आई यूज टू गिव ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत सारे लोग आधार देते हैं, आई यूज टू गिव ड्राइविंग लाइसेंस। फिर उसका नंबर पूछता है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका आधार का नंबर है वो भरना रहेगा। या अगर जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भरा, तो मेरे केस में मैं ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भरता था, जो कि कुछ ऐसा चालू होता था CG छत्तीसगढ़ का, और जो भी उसका नंबर रहता था, और लास्ट में जो है मेरा जो है 6 से ख़त्म होता है ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। तो मैं बीच का तो बता नहीं सकता, पर्सनल है। तो जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है वो भरोगे, आधार का, पैन नंबर भर, पैन कार्ड भरो तो पैन नंबर भरोगे। फिर कन्फर्म में आपको वापस यही नंबर वापस से भरना है। ओके, एंड प्लीज़ इंडिकेट योर परसेंटेज एट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको परसेंटेज डालना है। और अगर आपका CGPA होता है कॉलेज में,
तो आपको CGPA डालना, और उसके लिए इन केस CGPA प्लीज रिफर्स टू S नंबर 19 ऑफ द इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है। पर जनरली वो होता है कि S नंबर 19 में यही लिखा होता है कि आप अपने CGPA को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मेरा जो था 8.25 था कॉलेज में, सो आई यूज टू फिल 8.2 82.5% ऐसा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई ही किया जाता है, मोस्टली तो यही होता है, बट आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि मान लीजिए अगर किसी ने फॉर्म भरा था, मान लीजिए 2021 का मैंने फॉर्म भरा था 2021 का, बट मैं एग्जाम देने नहीं गया, वॉट एवर बी द रीजन, तो वो वाला मेरा अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आपका वही अटेम्प्ट काउंट होता है जिसमें आपने फॉर्म भरा और आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में गए हो, ठीक है। इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द एग्जाम हॉल तब वो काउंट होगा, भले ही आप पेपर ब्लैंक भी छोड़ के आ गए हो तो भी चलेगा, बट क्योंकि आप एग्जाम हॉल में प्रेजेंट थे और आपने वो जो आती है शीट, अटेंडेंस शीट, उसमें आपका नाम और आपका साइन वाइन आपने किया है वहाँ पे, तो वो काउंट होगा। बट अगर आपने कोई एक फॉर्म भर दिया था और वो नहीं देने गए थे तो वो काउंट नहीं होगा। तो ऑलरेडी मेड, और अगर किसी ने एक भी बार नहीं किया, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो 0 दे सकता है, ठीक है। किसी ने एक बार दिया तो एक, पर वो वाले अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होंगे जब आप एग्जाम नहीं देने गए थे, भले ही आपने फॉर्म भरा था तो भी, ठीक। उसके बाद सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ये भी यार थोड़ा देख के चुन लेना, ओके। जिसका जो भी प्रेफरेंस होता है, जैसे पहले जनरली क्या होता था कि सिविल सर्विसेज का जो मेंस एग्जामिनेशन होता था वो दिसंबर में होता था, और अभी कोरोना के कारण भी 2 साल से मेंस का एग्जामिनेशन जनवरी में हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना एक बार कि अगर किसी को विंटर से प्रॉब्लम है या ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो जो है थोड़े जो नॉर्थ इंडिया के सेंटर्स हैं उनको देख सकते हो। पर इस बार तो क्या है, क्योंकि सितंबर में होने वाला है तो उतनी ठंड होगी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज फॉर पेपर 1 to 5, यानी ये पूछ रहा है पेपर 1 जो होता है वो एसे का होता है, पेपर 1 एसे को बोलते हैं, और पेपर 2 जो है वो GS1 का होता है, और इस तरीके से पेपर 5 जो है वो GS4 का होता है। तो इसको आप कौन से लैंग्वेज में लिखने वाले हो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे केस में मैं क्योंकि इंग्लिश में लिखता था तो मैं इंग्लिश लिखता था, कोई हिंदी मीडियम वाला तो हिंदी करना। तो ये GS1 2 3 4 और एसे के पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शनल क्या है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा आपका, वो आपको चुनना रहेगा, वॉट एवर बी द ऑप्शनल, इंजीनियरिंग हो गया या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वो। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज मीडियम फॉर ऑप्शनल, कि आप कौन से लैंग्वेज में ऑप्शनल देना चाहते हो, ओके। सो इसमें भी आपको मीडियम सेलेक्ट करना है कौन सा, और प्लीज़ ये डिटेल्स एकदम ध्यान से भरिए, अगर ये गलत हो गया ना तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। बहुत लोग को मैं जानता हूँ कि गलती से क्या होता है कि करते रहते हैं और थोड़ा सा एक स्क्रॉल डाउन हो जाता है, तो वो ऑप्शनल कुछ और ही सेलेक्ट हो जाता है, ओके। जैसे मैथ्स लेना था तो मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, कुछ और लेना था तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, मेडिकल साइंस हो जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो पास वाला, तो वो देख के करिएगा स्क्रॉल में। फिर डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो ये आप देख लीजिएगा येस या नो, क्योंकि जो इन स्टेट्स से बिलोंग करता है इनको क्या है कि रीजनल लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं देना पड़ता है, ओके। तो जब आप इसमें नो सेलेक्ट करते हो, ठीक, इसमें जब आप नो करते हो तो फिर वो आपको पूछता है कि कौन से लैंग्वेज में आपको पेपर देना है, तो उसमें आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी होती है, वॉट एवर भी द हिंदी, ठीक है, तमिल या मराठी, वॉट एवर बी द लैंग्वेज, तो वो इसमें यहाँ पे पूछता है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे नो पे, वो एक और मतलब खुल जाएगा नया एक कॉलम वो। फिर सेंटर फॉर IFOS मेंस, तो अगर कोई फॉरेस्ट सर्विस दे रहा है तो उसके लिए सेंटर पूछा गया है। फिर फॉरेस्ट में 2 ऑप्शनल होते हैं तो आपको 2 ऑप्शनल भरने हैं। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी एक ऑप्शनल को कम से कम फॉरेस्ट्री रखिए, एक ऑप्शनल तो कम से कम फॉरेस्ट्री रखिए फॉरेस्ट में, क्योंकि बहुत इजी ऑप्शनल होता है, और फॉरेस्ट्री अगर आपका है तो बहुत जल्दी प्रिपेयर भी हो जाता है और इंटरव्यू में भी काफ़ी बेनिफिट करता है फॉरेस्ट सर्विस में, ओके। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वापस से अगर आपने एक फॉर्म भरा है नहीं देने गए थे तो आप 0 भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो भी आप 0 भर सकते हो इस हिसाब से, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये डिग्री इन ग्रेजुएशन भरते हो आप, ठीक है, तो जब आप ये डिग्री इन ग्रेजुएशन भरते हो ना, तो जैसे ही आप ये भरोगे यहाँ पे फिर एक नया कॉलम खुल जाता है। अगर आपकी डिग्री जो है इंजीनियरिंग में है या अगर आपकी डिग्री BSc में है, तो वो आपको पूछता है कि आर यू गोइंग टू ओनली अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सर्विसेज प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है कि नहीं। अगर बहुत लोगों को ये डाउट है कि फॉरेस्ट सर्विस में क्या होता है, तो फॉरेस्ट सर्विस इज़ अ वेरी गुड सर्विस, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और ये सारे पोस्ट मिलते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जंगलों के बीच रहना पड़ता है, बस 3-4 साल है, वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहना पड़ेगा, जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, वो भी 3-4 साल के लिए। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड सर्विस, इट इज़ वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज अलॉन्ग विद द IAS
एंड IPS जो फॉरेस्ट सर्विस होती है, वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ठीक है, IFS। तो ये रहता है। सो मोर और लेस तो यही है। अगर किसी को और कोई डाउट आता है सो यू कैन रिप्लाई टू अस इन द कमेंट सेक्शन, तो हम आपको कमेंट सेक्शन में ट्राई करेंगे मदद करने के लिए। और जब आप ये पार्ट 1 एक बार फिल कर लेते हो, दिस इज़ योर पार्ट 1, तो फिर आपको एक ईमेल आएगा तो पूछेगा कि यू नीड टू कंटिन्यू फॉर पार्ट 2, ठीक है। वो ईमेल में जो आपको नंबर मिलेगा उसे प्लीज़ सेव करके रख लीजिए। इन फ्यूचर अगर आपका कभी एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो वो नंबर काफ़ी काम आता है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। तो उस नंबर को संभाल के रखिए या उस डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए, उसे टेलीग्राम में अपने आप को ही सेव्ड मैसेजेस में डाल दीजिए या खुद को ईमेल कर लीजिए ताकि वो सेफ रहे, ठीक। उसके अलावा जब आप ये भर लेते हो सो नाउ आप पार्ट 2 पे जाते हो, तो पार्ट 2 में आपको कुछ नहीं, बस पेमेंट करना रहता है और अपनी जो है फ़ोटो डालनी रहेगी अलॉन्ग विथ सिग्नेचर। मोर और लेस तो इतना ही रहता है, पार्ट 2 में ज़्यादा कुछ रहता नहीं। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो कि क्या करना है, कैसे करना है। सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।